कल्पना कीजिए कि परीक्षा हॉल में बैठकर एक बेहद शानदार निबंध लिखा गया है। मतलब व्याकरण एकदम सटीक है, शब्द बहुत प्रभावशाली हैं और हर एक तथ्य अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। और फिर जब वो कॉपी चेक होने जाती है, हाँ, तो परीक्षक ने उसे खोलते ही पहले 3 सेकंड के भीतर ही 5 नंबर काट लिए, बिना पूरा पढ़े। जो कि बहुत निराशाजनक है। बिल्कुल। आखिर ऐसा क्यों? जब हम गणित या विज्ञान की बात करते हैं तो वहाँ चीजें बहुत स्पष्ट होती हैं। हाँ, फॉर्मूला सही है तो पूरे अंक मिलेंगे। वही तो। लेकिन हिंदी जैसे विषय के मूल्यांकन की दुनिया में ये स्पष्टता अचानक धुंधली क्यों पड़ जाती है? मैं यही सोच रही थी। ये एक बहुत ही सटीक और कह सकते हैं कि डराने वाला सवाल है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ सिर्फ ज्ञान का परीक्षण नहीं हो रहा है। तो और क्या हो रहा है? यहाँ मानव मनोविज्ञान का भी परीक्षण हो रहा है। थकावट भी होती होगी। बिल्कुल। वहाँ सबसे ज्यादा मायने ये रखता है कि उस ज्ञान को किस तरह से कागज पर परोसा गया है। पहली नजर में कॉपी कैसी दिखती है, ये परीक्षक के अवचेतन मन में यानी सबकॉन्शियस माइंड में एक धारणा बना देता है। अच्छा, और इसीलिए आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी चक्रव्यूह को भेदने की कोशिश करेंगे। सही कहा। आज का हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है। हमारे पास बोर्ड परीक्षाओं, विशेषकर हिंदी विषय की तैयारी से जुड़े ढेरों वीडियो, ट्रांसक्रिप्ट्स, रणनीतियों और विश्लेषणात्मक सामग्री का एक बहुत बड़ा पहाड़ है। बहुत बड़ा डेटा है हमारे पास। हाँ, तो इस अथाह जानकारी के समंदर से हम वो सटीक, वैज्ञानिक और सबसे कारगर रणनीति निकालेंगे जो किसी भी परीक्षार्थी को 100% अंक हासिल करने में मदद कर सकती है। और इस पूरी चर्चा का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि ये सिर्फ रट्टा मारने या रात भर जागने के बारे में नहीं है, तो स्मार्ट वर्क के बारे में है। 100%। ये स्मार्ट वर्क के पीछे के विज्ञान को समझने के बारे में है। यह जानने के बारे में है कि परीक्षक का दिमाग कैसे काम करता है और कैसे कम से कम समय में सबसे प्रभावशाली और अचूक उत्तर लिखे जा सकते हैं। तो जो भी इस बौद्धिक सफर में हमारे साथ हैं, उन्हें अपने दिमाग के सारे दरवाजे खोल लेने चाहिए, क्योंकि आज कई सारे ऐसे रहस्य सामने आने वाले हैं जो परीक्षा के नजरिए को पूरी तरह बदल देंगे। बिल्कुल। चलिए सबसे पहले उसी 3 सेकंड वाले नियम की बात करते हैं। वो कौन सी चीज है जो कॉपी खुलते ही परीक्षक की आंखों के सामने सबसे पहले आती है? प्रेजेंटेशन। हाँ, प्रेजेंटेशन और व्याकरण का आधार। यही वो आधार है जो पूरे परिणाम की दिशा तय कर देता है। जब कॉपी चेक करने वाला उसे खोलता है तो उसे ये बिल्कुल नहीं पता होता कि सामने वाले छात्र ने पूरे साल कितनी मेहनत की है। सही बात है, वो तो सिर्फ कागज देख रहा है। उसका पहला संपर्क सिर्फ और सिर्फ लिखावट और पन्नों की साफ सफाई से होता है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही आधुनिक उदाहरण लिया जा सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को खोलना। अच्छा, कैसे? मान लीजिए किसी वेबसाइट पर दुनिया की सबसे बेहतरीन जानकारी मौजूद है, लेकिन वो पूरी स्क्रीन पर बिना किसी पैराग्राफ, बिना किसी बुलेट पॉइंट या हेडिंग के बस शब्दों का एक घना जंगल है। अरे बाप रे! ऐसे में क्या होता है, दिमाग तुरंत उस कॉग्निटिव लोड या मानसिक दबाव से बचने के लिए उस वेबसाइट को बंद कर देता है। बहुत ही बेहतरीन तुलना है ये। परीक्षा की कॉपी के साथ भी हूबहू यही होता है। अगर प्लेटिंग अच्छी नहीं है तो खाने का मूड नहीं करता। कॉग्निटिव लोड ही वो असली शब्द है। जो रिसर्च और ट्रांसक्रिप्ट हमने खंगाले हैं, उनमें एक बहुत बड़ी भ्रांति को तोड़ा गया है। कौन सी भ्रांति? अक्सर ये माना जाता है कि अच्छे नंबर लाने के लिए लिखावट का किसी कैलीग्राफी आर्टिस्ट जैसा सुंदर होना जरूरी है। हाँ, मोती जैसे अक्षर। बिल्कुल। जबकि सच्चाई इसके कोसों दूर है। हाँ। अगर लिखावट सामान्य या थोड़ी खराब भी है ना, तो भी कोई नंबर नहीं कटता। सच में? ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है। हाँ, असली खेल सिर्फ शब्दों के बीच उचित दूरी और काट-छांट से बचने का है। यानी अगर कोई शब्द गलत हो भी जाए तो उस पर पेन घिसकर उसे पूरी तरह से काला करने की जरूरत नहीं है। एकदम सही बात है। जब एक ही शब्द पर बार-बार पेन रगड़ा जाता है ना, तो वो पन्ने पर एक काले धब्बे जैसा बन जाता है, जो परीक्षक की आंखों में चुभता है। बिल्कुल। बस एक सीधी लाइन से उसे काटना ही काफी है। हाँ। सफाई बनाए रखने से ही वो शुरुआती नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाता है। इसके बाद जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आती है, वो है सप्रसंग व्याख्या का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट। हाँ, अक्सर देखा गया है कि लोग सीधे उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं, जो कि एक गलती है। बिल्कुल। उपलब्ध सामग्री के अनुसार उत्तर की शुरुआत का एक खास मनोवैज्ञानिक असर होता है। निश्चित रूप से। जब उत्तर की शुरुआत इस तय फॉर्मेट में होती है,
प्रस्तुत गद्यांश या पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका से लिया गया है तो ये परीक्षक के लिए एक मनोवैज्ञानिक एंकर का काम करता है, एक तरह का सिग्नल। हाँ, ये उसे संकेत देता है कि लिखने वाले को अकेडमिक परंपरा और पद्धति का पूरा ज्ञान है। ये एक तरह का सम्मान है जो विषय को दिया जा रहा है। बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। और जब हम बुनियादी नियमों की बात कर रहे हैं तो व्याकरण को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? व्याकरण तो रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल। जो डेटा हमने देखा है उसके मुताबिक व्याकरण का वेटेज 40 से 50 अंकों का होता है। हाँ। मतलब ये तो सीधे सीधे पूरे पेपर का आधा हिस्सा हो गया। यही वो हिस्सा है जहाँ भाषा विज्ञान का गणित लागू होता है। देखिए, साहित्य के प्रश्नों में परीक्षक के मूड के हिसाब से आधा या एक नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ, सब्जेक्टिव होता है। लेकिन व्याकरण बाइनरी है, या तो सही है या गलत है। इसलिए हाई वेटेज टॉपिक्स जैसे संधि, समास, वाक्य शुद्धि और पर्यायवाची पर विशेष ध्यान देना बहुत आवश्यक है। और बेसिक्स भी तो क्लियर होने चाहिए ना? बिल्कुल, बुनियादी ढांचे को समझना भी बहुत जरूरी है, जैसे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर होती है। कई बार इतने सरल सवाल सीधे पूछ लिए जाते हैं और गहरी पढ़ाई करने वाले अक्सर बेसिक्स में ही मात खा जाते हैं। व्याकरण के इसी हिस्से से जुड़ी कुछ बहुत ही दिलचस्प ट्रिक्स भी सामने आई हैं हमारे विश्लेषण में। हाँ, वो तत्सम तद्भव वाली। हाँ, तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने का एक पैटर्न है जो मुझे बहुत ही तार्किक लगा। बताइए। भाषा विज्ञान के नजरिए से देखें तो संस्कृत के जो जटिल शब्द आम बोलचाल में सरल हो गए, उनके उच्चारण में बदलाव आया। ट्रिक ये है कि अगर तद्भव शब्द में ख अक्षर है तो संस्कृत यानी तत्सम में वह अक्षर क्ष में बदल जाता है। अच्छा। हाँ, जैसे खेत बन जाता है क्षेत्र। अरे वाह, ये ध्वनि परिवर्तन का एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक नियम है ना? इसी तरह यह अक्षर अक्सर आम बोलचाल में ज में बदल जाता है, जैसे यजमान का जजमान हो जाना। बिल्कुल, ये छोटे छोटे नियम परीक्षा के उस भारी दबाव वाले माहौल में बहुत मददगार साबित होते हैं, खासकर तब जब दिमाग अचानक से काम करना बंद कर देता है। वही तो। और इसी तरह की एक और बहुत ही शानदार गणितीय ट्रिक है साहित्य के लिए। हाँ, हिंदी साहित्य में तार सप्तक का बहुत महत्व है, जिसका संपादन अज्ञेय जी ने किया था। नई कविता का वो संग्रह। बिल्कुल, जिसने साहित्य की दिशा बदल दी। लेकिन इसके 4 अलग अलग प्रकाशन वर्षों को याद रखना एक सिरदर्द माना जाता है। साल याद रखना तो हमेशा ही मुश्किल होता है। यहाँ पर जो फॉर्मूला सामने आया है वो साहित्य के अंदर गणित का बेहतरीन उपयोग है। तो उस फॉर्मूले के पीछे का तर्क क्या है? तर्क बहुत सीधा है, बस ये याद रखना है कि पहला तार सप्तक 1943 में आया। ठीक है, 1943। अब इसमें 8 जोड़ दें तो दूसरा वर्ष आ जाएगा, यानी 1951। फिर से 8 जोड़ें तो तीसरा आ जाएगा, यानी 1959। अरे वाह। और फिर अंत में 20 जोड़ दें तो चौथा तार सप्तक आ जाएगा, यानी 1979। ये तो बहुत आसान हो गया। तो फॉर्मूला बना 1943 + 8 + 8 + 20। दिमाग को बस ये एक छोटी सी डिकोडिंग याद रखनी है। ये रटने की बजाय डेटा को प्रोसेस करने का एक बेहतरीन न्यूरोलॉजिकल तरीका है। हमारा दिमाग सूखी तारीखों के बजाय पैटर्न को बहुत जल्दी और स्थायी रूप से याद रखता है। बिल्कुल। और देखिए, पैटर्न डिकोड करने की बात चली है तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बात और जोड़नी चाहिए। जी। इस तरह की वैज्ञानिक ट्रिक्स और गहरे विश्लेषण लगातार आते रहेंगे। ज्ञान के इस पैटर्न से जुड़े रहने और कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना करने के लिए जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें बीच बीच में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए। हाँ, और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा देना चाहिए। बिल्कुल, बेल आइकॉन दबाने से ज्ञान का कोई भी नोटिफिकेशन छूटता नहीं है। सही कहा। क्योंकि आगे हम पेपर के जिस हिस्से का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो किसी भी प्रतिशत को पूरी तरह बदल सकता है। एकदम। व्याकरण के इस ठोस आधार को समझने के बाद अब हमें पेपर के उस हिस्से की ओर बढ़ना चाहिए जो अक्सर सबसे बड़ा और डरावना माना जाता है। निबंध। हाँ, कक्षा 10 का 7 अंकों वाला निबंध। 7 अंक? हाँ। परीक्षा के नजरिए से ये एक बहुत बड़ी संख्या है। बहुत बड़ी। जो रिसर्च डेटा हमारे सामने है उसमें 2024 और 2025 के 8 अलग-अलग पेपर सेट्स का गहराई से विश्लेषण किया गया है। इसके आधार पर 2026 के लिए टॉप 5 निबंधों की एक बहुत ही मजबूत भविष्यवाणी की गई है। और ये भविष्यवाणी किसी हवाई अंदाजे पर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पिछले वर्षों के पैटर्न पर आधारित है। रैंकिंग में नंबर 1 पर है स्वच्छ भारत अभियान। पिछले साल ये 8 में से 4 सेट्स में सीधा पूछा गया था। मतलब इसकी संभावना सबसे अधिक है। हाँ। इसके बाद दूसरे नंबर पर
विज्ञान वरदान या अभिशाप है? क्लासिक टॉपिक। तीसरे पर पर्यावरण प्रदूषण, चौथे पर जनसंख्या वृद्धि और 5वें नंबर पर नारी की स्थिति या नारी सशक्तिकरण का विषय है। विषय तो स्पष्ट है, लेकिन यहाँ सबसे गंभीर मुद्दा ये है कि इनकी तैयारी कैसे की जाए। वही तो। जो नोट्स हमने देखे हैं उनमें एक बहुत बड़ी और आम गलती की ओर इशारा किया गया है, पूरे के पूरे निबंध का रट्टा मारना, जो कि एक तरह से असंभव भी है और अव्यावहारिक भी। बिल्कुल। 7 अंकों के लिए कम से कम 3-4 पन्ने लिखने होते हैं। इतने लंबे टेक्स्ट को शब्दशः कोई कैसे याद रख सकता है? नहीं रख सकता, और परीक्षा के तनाव में एक शब्द भूलने पर पूरी लाइन गायब हो सकती है। तो फिर क्या करना चाहिए? इसी खतरे से बचने के लिए जो रणनीति सुझाई गई है वो है सिर्फ मुख्य हेडिंग्स या उपशीर्षकों को याद करना। सिर्फ हेडिंग्स? हाँ, अगर हेडिंग्स दिमाग में स्पष्ट हैं तो उन हेडिंग्स के ढांचे के भीतर अपने असल भावों और अनुभवों को पिरोया जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर किसी यात्रा का वर्णन करना है तो किताब से रटी हुई हवाई यात्रा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने जीवन की किसी सामान्य बस या ट्रेन की यात्रा को भी बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। खिड़की से बाहर का दृश्य, हाँ, वो सब सहयात्रियों की बातें। इन वास्तविक अनुभवों को जब हेडिंग्स के साथ लिखा जाता है ना, तो निबंध में एक ओरिजिनलिटी या मौलिकता आती है जो परीक्षक को बहुत प्रभावित करती है। लेकिन रुकिए, यहाँ इस रणनीति को थोड़ी चुनौती देना जरूरी है। अच्छा, क्या चुनौती है? मान लीजिए अगर परीक्षा में इन टॉप 5 में से कोई विषय आया ही नहीं, तो क्या होगा? पेपर सेट करने वाले ने कुछ बिल्कुल नया और समसामयिक विषय सोच लिया, तो क्या सिर्फ इन 5 निबंधों के भरोसे परीक्षा हॉल में जाना एक बहुत बड़ा रिस्क नहीं है? ये बहुत ही तार्किक और आवश्यक सवाल है, और इसी अनिश्चितता से निपटने के लिए प्लान बी की अवधारणा दी गई है स्रोतों में। प्लान बी? हाँ, टॉप 5 निबंधों की हेडिंग्स को तो गहराई से तैयार करना ही है, लेकिन इसके अलावा 4-5 अन्य महत्वपूर्ण विषयों जैसे स्वदेश प्रेम या अनुशासन का महत्व की हेडिंग्स को सिर्फ एक बार सरसरी निगाह से देखकर जाना चाहिए, ताकि अचानक से कोई विषय सामने आ जाने पर जो एक पैनिक होता है, जो कोरे पन्ने का डर होता है, वो दिमाग पर हावी ना हो सके। सटीक विश्लेषण। जब दिमाग के पास पहले से कुछ हेडिंग्स का ढांचा मौजूद होता है तो वो खाली पन्ना छोड़ने की नौबत कभी नहीं आने देता। कुछ ना कुछ तो लिख ही सकते हैं। बिल्कुल, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिसके सहारे एक बेहतरीन और सुगठित निबंध तैयार किया जा सकेगा। ये रणनीति वाकई में अनिश्चितता के डर को खत्म करती है। तो निबंध के इस मास्टर प्लान से आगे बढ़ते हैं और अब उन हस्तियों की बात करते हैं जिनके विचारों पर ये निबंध टिके होते हैं। जीवन परिचय। हाँ, कक्षा 12 में जीवन परिचय का खंड पूरे 10 अंकों का गेम चेंजर है। 5 अंक महान लेखकों के लिए और 5 अंक कवियों के लिए। बिल्कुल। को याद करने की तुलना किसी मूवी कैरेक्टर की बैक स्टोरी से की जा सकती है। मूवी कैरेक्टर की बैक स्टोरी? हाँ, कैसे? देखिए, जब हम कोई फिल्म देखते हैं तो किसी नायक का संघर्ष हमें क्यों याद रहता है? क्योंकि उसमें भावनाएं होती हैं। बिल्कुल, क्योंकि उसके पीछे एक कहानी होती है। अगर लेखकों और कवियों की जन्म तारीखों को सिर्फ आंकड़ों की तरह रटने के बजाय उनके जीवन की परिस्थितियों और संघर्षों के रूप में देखा जाए तो दिमाग उन्हें कभी नहीं भूलता। ये दृष्टिकोण न सिर्फ याद रखने में बल्कि उत्तर लिखने में भी एक क्रांति ला सकता है। और इसे कागज पर उतारने का जो तरीका बताया गया है ट्रांसक्रिप्ट्स में, वो भी बहुत वैज्ञानिक है। परीक्षार्थियों को सीधे एक लंबा अंतर्हीन पैराग्राफ लिखना शुरू नहीं करना चाहिए। तो फिर कैसे शुरू करें? इसके बजाय उत्तर की शुरुआत एक फ्लो चार्ट या बॉक्स बनाकर करनी चाहिए। यानी पन्ने के एक तरफ एक छोटा सा बॉक्स जिसमें सारी महत्वपूर्ण जानकारी एक नजर में दिख जाए। हाँ, बिल्कुल। उस बॉक्स में जन्म की तिथि, जन्मस्थान, माता पिता का नाम, शिक्षा, मुख्य उपाधियां और मृत्यु की तिथि को बुलेट पॉइंट्स में स्पष्ट रूप से दर्शाना चाहिए। इससे तो परीक्षक का काम आसान हो जाएगा। वही तो। इससे होता यह है कि परीक्षक को वो पूरी जानकारी ढूंढने के लिए पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना पड़ता। उसे 1 सेकंड में दिख जाता है कि छात्र को सारे महत्वपूर्ण तथ्य पता हैं। ये फिर से उसी कॉग्निटिव लोड को कम करने वाली बात है। एकदम। इसके बाद नीचे उन बिंदुओं को कहानी के रूप में विस्तार से लिखा जा सकता है। चलिए, इस तरीके का उपयोग करते हुए कुछ साहित्यिक दिग्गजों यानी लिटरेरी टाइटन्स की बैक स्टोरी को डिकोड करते हैं जो बार-बार परीक्षाओं में अपनी जगह बनाते हैं। ठीक है। गद्य खंड में सबसे पहला बड़ा नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। इनका समय 1904 से 1967 का रहा है। इनका जन्म मेरठ के खेड़ा ग्राम में हुआ था। अगर इनकी कहानी को समझें
तो इन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व को गहराई से जानने में लगा दिया। जमीन और मिट्टी से इनका इतना गहरा जुड़ाव था कि इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम भी उसी से प्रेरित हैं, जैसे पृथ्वीपुत्र और कल्पलता। अरे वाह! जब हम इनके जीवन के इस जुड़ाव को समझते हैं तो रचनाओं के नाम अपने आप याद हो जाते हैं। दूसरे बड़े लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, 1907 से 1979 तक। इनकी कहानी और भी दिलचस्प है। वो कैसे? ये एक ज्योतिष परिवार से आते थे, जहां परंपराओं का गहरा प्रभाव था। लेकिन इनकी प्रतिभा ने असली उड़ान शांति निकेतन में भरी, जहां इन्होंने 11 वर्ष बिताए। अच्छा, शांति निकेतन में 11 वर्ष बिताने का मतलब है कि उन पर रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान विचारक का गहरा प्रभाव पड़ा होगा। बिल्कुल। एक तरफ उनका अपना संस्कृत और ज्योतिष का ज्ञान, और दूसरी तरफ टैगोर की आधुनिक और व्यापक दृष्टि। क्या संगम है! हाँ, इन दोनों के संगम से बेहतरीन साहित्य रचा गया। बाणभट्ट की आत्मकथा इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जिसमें इतिहास और कोरी कल्पना को ऐसे गूंथा गया है कि उसे अलग करना मुश्किल है। और गद्य में एक ऐसा नाम जिसे शायद ही कोई हिंदुस्तानी भूल सकता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 1931 से 2015। हाँ, रामेश्वरम के एक छोटे से गांव में जन्म, बचपन में अखबार बांटने से लेकर DRDO और इसरो में SLV प्रोजेक्ट का नेतृत्व करना और फिर 2002 में भारत का 11वां राष्ट्रपति बनना। जब इनके जीवन परिचय की बात आती है तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। वाकई छात्रों के लिए विंग्स ऑफ फायर या इंडिया 2020 जैसे रचनाओं का जिक्र करना सिर्फ किताबों के नाम लिखना नहीं है, बल्कि एक ऐसे विजन को प्रस्तुत करना है जिसने पूरे देश को प्रेरित किया। अब अगर काव्य खंड की ओर चलें, तो कवियों में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का नाम बहुत प्रमुख है। इन्हें खड़ी बोली का प्रथम महाकवि माना जाता है। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी रचना प्रिय प्रवास है। इसमें एक विशेष रस की प्रधानता है, जिसे वियोग श्रृंगार रस कहा जाता है। इस वियोग श्रृंगार रस के पीछे का अर्थ क्या है? ये तकनीकी शब्द थोड़ा जटिल लग सकता है सुनने वालों को। इसे बहुत ही आसान भाषा में समझें तो ये प्रेम में दूरी और इंतजार की पीड़ा का वर्णन है। जैसे कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद राधा और गोपियों की जो मनोदशा थी, उसका बहुत ही मार्मिक और सुंदर चित्रण हरिऔध जी ने किया है। इन्होंने खड़ी बोली को जो कोमलता और गहराई दी, वो उस समय तक अकल्पनीय थी। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जिक्र भी बहुत जरूरी है यहाँ। झांसी के चिरगांव में जन्मे गुप्त जी के गुरु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। हाँ, और गुप्त जी की रचना साकेत को रामचरितमानस के बाद राम काव्य का सबसे बड़ा और प्रमुख स्तंभ माना जाता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा भारत भारती तो एक ऐसी कालजयी रचना है जिसने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पूरे देश में राष्ट्र प्रेम की एक अलग जगह दी थी। उस समय इस किताब को पढ़ना ही एक तरह का विद्रोह माना जाता था। क्या बात है! और छायावाद के दौर की बात हो तो महादेवी वर्मा का जिक्र आना तो तय है। बिल्कुल। अक्सर कहा जाता है कि इनकी कविताओं में वेदना यानी पीड़ा की प्रधानता है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक व्यक्तिगत उदासी थी? ये बहुत ही शानदार सवाल है। उनकी वेदना सिर्फ व्यक्तिगत नहीं थी। उन्होंने चांद पत्रिका का संपादन करके उस दौर में नारी अधिकारों और महिलाओं की शिक्षा की पुरजोर आवाज उठाई थी। एक तरह की एक्टिविज्म। हाँ, उनकी वेदना में समाज की कुरीतियों के खिलाफ एक मौन क्रांति छिपी थी। उन्हें उनकी रचना यामा के लिए सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन महान हस्तियों की कहानियों को डिकोड करना वाकई में एक खजाना है। और ये एक ऐसा खजाना है जो परीक्षा में निश्चित रूप से काम आता है। बिल्कुल। इसीलिए मैं कहूंगा कि जो लोग इस ज्ञानवर्धक सफर का हिस्सा बने हुए हैं, उनके लिए इस तरह के विश्लेषणों को सहेज कर रखना बहुत जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना एक स्मार्ट कदम है, ताकि ऐसी कोई भी महत्वपूर्ण रणनीति भविष्य में छूट ना जाए। एकदम सही वक्त पर याद दिलाया। तो अब हमने व्याकरण का गणित समझ लिया, निबंध का मास्टर प्लान देख लिया और जीवन परिचय की बैक स्टोरी भी डिकोड कर ली। हाँ, काफी कुछ कवर कर लिया। लेकिन अब इस पूरी चर्चा के सबसे गंभीर और निर्णायक हिस्से पर आते हैं। वो क्या है? हमारे पास सारी अध्ययन सामग्री मौजूद है, लेकिन इस सब को दिमाग के अंदर कैसे सुरक्षित रखा जाए? यहाँ स्रोतों में एक बहुत ही स्पष्ट और चौंकाने वाले मनोवैज्ञानिक चेतावनी सामने आई है। वो चेतावनी सीधे तौर पर डिजिटल शोर और उससे होने वाले मानसिक तनाव से जुड़ी है। डिजिटल शोर? हाँ, अक्सर देखा जाता है कि परीक्षा से ठीक पहले एक अजीब सी घबराहट में 12-12 घंटे के मैराथन लाइव वीडियो देखना शुरू कर दिया जाता है।
एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर लगातार भटकना जारी रहता है। ऐसा लगता है कि शायद यहाँ कोई नया जादू मिल जाएगा या कोई जादुई सवाल मिल जाएगा जो सीधे पेपर में छपा होगा। वही तो। और विज्ञान के अनुसार यही सबसे बड़ी भूल है। दिमाग कोई कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव नहीं है जिसमें लगातार डेटा भरा जा सके। अलग अलग जगहों से लगातार इतनी ज्यादा जानकारी एक साथ अंदर जाने से दिमाग में सिर्फ कॉग्निटिव ओवरलोड हो जाता है। आसान भाषा में कहें तो विचारों की खिचड़ी पक जाती है। खिचड़ी पक जाती है, बिल्कुल सही। जब तक उस जानकारी को खुद बैठकर एकांत में प्रोसेस नहीं किया जाएगा, पेन से लिखा नहीं जाएगा, तब तक वो दिमाग के न्यूरॉन्स में स्थायी रूप से दर्ज नहीं होगी। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विडंबना है। कैसी विडंबना? स्क्रीन से दूर रहकर खुद से पढ़ाई की जाए। हाँ, ये तो है। तो ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे दुनिया का कोई बहुत मशहूर शेफ अपने ग्राहकों से कहे कि रोज मेरे रेस्टोरेंट का खाना खाना छोड़ो, अपने घर जाओ और खुद अपने हाथों से खाना बनाओ, तभी असली सेहत बनेगी। ये विडंबना जरूर है, लेकिन यही सबसे कड़वा और अकाट्य सत्य है। इस नियम को 9 घंटे का रूल कहा जाता है। 9 घंटे का रूल? हाँ। असली सफलता हमेशा सेल्फ स्टडी या स्वाध्याय से ही मिलती है। तो इस रूल के पीछे का व्यावहारिक विज्ञान क्या है? इसके पीछे सीधा सा न्यूरोलॉजिकल सिद्धांत है। छात्रों को अपने खुद के साथ बिना किसी बाहरी आवाज के समय बिताना होगा। सुबह 4 से 6 बजे का समय, जिसे सदियों से ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। वो विज्ञान की नजर में भी याद करने के लिए सबसे बेहतरीन होता है। उस समय दिमाग पूरी तरह से शांत और नई जानकारी को ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। और बाकी समय? इसके अलावा दिन के समय 3 घंटे का अलार्म लगाकर मॉडल पेपर हल करना चाहिए। सिर्फ आंखों से पन्ने पलटना काफी नहीं है। मसल मेमोरी यानी उंगलियों और पेन का अभ्यास सबसे ज्यादा जरूरी है। लिख कर देखना? बिल्कुल। जब हाथ चलता है तो वो सीधा दिमाग के मेमोरी सेंटर से जुड़ता है। दूसरे शब्दों में 12 घंटे दूसरों को स्क्रीन पर पढ़ाते हुए देखने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि 9 घंटे खुद अपनी किताबों और अपनी गलतियों के साथ संघर्ष किया जाए। 100% सत्य। क्योंकि जब वो घड़ी आएगी तो परीक्षा हॉल के भीतर कोई स्क्रीन या कोई मार्गदर्शक साथ नहीं जाएगा। सिर्फ आप और आपका पेपर। हाँ, वहां सिर्फ एक शांत दिमाग होगा, एक पेन होगा और महीनों का वो ठोस अभ्यास होगा जो अकेले में किया गया था। ये एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर है। चलिए, तो अब वक्त आ गया है कि इस पूरे गहन विश्लेषण को एक जगह समेटा जाए। अगर इस पूरी चर्चा का एक त्वरित सारांश निकाला जाए तो सबसे पहले पायदान पर है साफ, स्पष्ट और बिना कांट छांट वाली लिखावट जो कॉग्निटिव लोड को कम करके परीक्षक को खुश कर दे। दूसरा, निबंध का वो मास्टर प्लान जिसमें पूरा रटने के बजाय हेडिंग्स का ढांचा याद रखा जाता है और प्लान बी हमेशा तैयार रहता है। बिल्कुल। तीसरा, व्याकरण की वैज्ञानिक ट्रिक्स जो सीधे अंक सुरक्षित करती हैं। चौथा, फ्लो चार्ट बनाकर एक व्यवस्थित और कहानी के रूप में लिखे गए जीवन परिचय। और आखिरी और अंत में सबसे जरूरी, डिजिटल दुनिया के शोर से दूर रहकर शांत दिमाग से की गई सेल्फ स्टडी और लिखकर किया गया अभ्यास। ये पूरे 100 अंकों का एक अभेद्य ब्लूप्रिंट है। लेकिन इस पूरी तकनीकी और रणनीतिक चर्चा के बाद एक विचार मेरे मन में बहुत गहराई से उठ रहा है जिसे यहाँ छोड़ना बहुत आवश्यक लगता है। वो क्या है? देखिए, आज हमने इस बात पर बहुत मंथन किया कि परीक्षा में पूरे अंक लाने के लिए जीवन परिचय को कैसे रटा जाए या किन ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाए। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए, भविष्य में क्या होगा अगर हमारी शिक्षा प्रणाली सिर्फ जन्म स्थान और मृत्यु की तारीखें रटने के बजाय मूल्यांकन का तरीका ही बदल दे। बड़ा सवाल है। क्या हो अगर नंबर इस बात पर दिए जाएं कि कोई छात्र डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के उस महान वैज्ञानिक विजन को या महादेवी वर्मा के नारी सशक्तिकरण के उन क्रांतिकारी विचारों को आज के दौर की किसी आधुनिक समस्या जैसे जलवायु परिवर्तन या लैंगिक असमानता को सुलझाने के लिए कैसे इस्तेमाल करता है? ये तो कमाल का नजरिया है। क्या साहित्य और शिक्षा का असली उद्देश्य तारीखें याद रखना है या विचारों को जीना? ये विचार पूरी शिक्षा व्यवस्था की नींव पर एक बहुत ही सार्थक सवाल खड़े करता है। क्योंकि ज्ञान का असली अर्थ उसे केवल परीक्षा की कॉपी तक सीमित रखना नहीं है,
बल्कि उसे जीवन और समाज में उतारने में ही है। और शायद यही वो अंतिम लक्ष्य है जिसकी ओर सबको बढ़ना चाहिए। इस विचार पर बहुत गंभीरता से चिंतन किया जाना चाहिए। बिल्कुल। आज की इस लंबे और गहरे विश्लेषण में साथ जुड़ने और इस बौद्धिक सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही एक और ऐसे ही दिलचस्प और विचारोत्तेजक विषय के साथ लौटेंगे। बिल्कुल लौटेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, सीखते रहें और सबसे महत्वपूर्ण विचार करते रहें। विदा।